भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आजकल बहुत अधिक समाचारों में है और सबसे अधिक चर्चा इस बात पर हो रही थी कि विपक्ष के द्वारा इनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की बात कही गई थी। दुर्भाग्यवश और गैर जानकारी के कारण मीडिया के द्वारा भी और तमाम पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भी उनको हटाने के लिए लाए जाने वाले प्रस्ताव के लिए अक्सर महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, जो कि संवैधानिक दृष्टि से गलत है। हम देखेंगे कि वास्तव में संविधान में इस संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, इसके लिए क्या प्रक्रिया है और क्या उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के पदेन सभापति को हटाने के बारे में जो शर्तें हैं उन शर्तों का पालन करते हुए अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है। राज्यसभा का अपना सभापति खुद राज्यसभा के द्वारा अकेले निर्वाचित नहीं किया जाता है, बल्कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और उसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है। इस प्रकार से राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित होता है, इसीलिए इसको पदेन सभापति कहते हैं। इसे राज्यसभा के द्वारा अपने सभापति के रूप में निर्वाचित नहीं किया जाता है। संविधान में इसे पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का दर्जा दिया गया है। यह पद या भूमिका प्रदान की गई है और यहाँ तक कि संविधान के अनुसूची 2 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत है तब तक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही का सभापतित्व करने के अतिरिक्त अन्य कोई भूमिका प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो कार्य वो करता है उसी के लिए उसको वेतन प्रदान किया जाता है। उसका वह वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्रदान किया जाने वाला वेतन है, जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं कि सभापति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 67 के खंड बी में इस बारे में ये कहा गया है कि सभापति को या उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा में लाए गए एक ऐसे प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखना है, यहाँ पर प्रस्ताव शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली बात, इसको रिमूवल कहा गया है, महाभियोग नहीं कहा गया है। पद से हटाया जाना कहा गया है अनुच्छेद 67 के खंड बी के अंतर्गत। तो ये कहा गया इस अनुच्छेद में कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जबकि राज्यसभा के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से। तभी उसके बाद लोकसभा के द्वारा भी यदि उससे अपनी सहमति व्यक्त की जाए, तत्पश्चात ही उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति पदच्युत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि राज्यसभा के सभापति हैं तो उसमें लोकसभा के सहमत होने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन वह अकेले राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित सभापति नहीं है।
बल्कि वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हैं। तो क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने मिलकर के उनको निर्वाचित किया है, इसलिए अकेले किसी एक सदन के द्वारा मतदान करके उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। अब उपराष्ट्रपति क्योंकि पदेन सभापति हैं, इसलिए राज्यसभा के सदस्यों ने अकेले उनको निर्वाचित नहीं किया है और सभापति के रूप में तो निर्वाचित ही नहीं किया है। दूसरी बात ये कि इसके लिए ये एक शर्त है कि जब कभी भी सभापति को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसके लिए दो शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। पहली शर्त तो ये है कि इस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाने के लिए राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तत्पश्चात इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्यसभा में जितने सदस्य उस समय उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उनके आधे से अधिक सदस्यों अर्थात बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव को संसद में राज्यसभा में लाने के पहले कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना सभापति को दिया जाना आवश्यक होगा, उस सभापति को जिसको पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। अर्थात इस प्रस्ताव को जब लाने की घोषणा की जा रही है और सदन के सत्र में यदि 14 दिन से कम दिन बचे हुए हैं और तब तक यदि सूचित नहीं किया गया है सभापति को इस आशय के संबंध में, तो फिर यह प्रस्ताव इस शर्त को पूरा न करने की वजह से अपने आप ही निरस्त हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 67 के अंतर्गत जो खंड बी की शर्त है 14 दिन पूर्व सूचित करने की, उस शर्त को पूरा नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि जगदीप धनखड़ के विरुद्ध लाया जाने वाला ये प्रस्ताव, जिसे विपक्ष ने बड़े जोर शोर के साथ इसकी घोषणा की थी लाने की, वह प्रस्ताव स्वीकृत ही नहीं हुआ विचार करने के लिए और मतदान करने के लिए। दूसरी बात यह कि क्या अभी तक राज्यसभा के किसी भी सभापति को अर्थात उपराष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से पदच्युत किया गया है? तो आज तक किसी भी सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत नहीं किया गया है और ना ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव किसी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अभी तक लाया गया है। ये पहली बार था जबकि इस प्रकार की चर्चा हुई कि जगदीप धनखड़ के विरुद्ध इंडिया गठबंधन उनको पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाएगा। हालांकि जैसा मैंने बताया कि निर्धारित शर्त पूरी न होने की वजह से वह प्रस्ताव स्वीकृत होने योग्य नहीं था और वो स्वीकृत नहीं हुआ। 14 दिन का समय नहीं था राज्यसभा के सत्र के अवसान होने से पहले का। अब इसको महाभियोग क्यों नहीं कहना चाहिए? जैसा कि कुछ लोग इसको महाभियोग कहते हैं, जो संवैधानिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से पूरी तरह से गलत है। तो क्यों महाभियोग नहीं कहना चाहिए? तो महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए है, संविधान के अनुच्छेद 61-61 में दी गई है और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 67 के खंड बी में दी गई है। 67 के खंड बी में कहीं पर भी इम्पीचमेंट शब्द या महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उस अनुच्छेद का शीर्षक ही है इम्पीचमेंट या महाभियोग। दूसरी बात यह है
कि यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसके विरुद्ध लाया जाने वाला महाभियोग का प्रस्ताव एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जबकि सभापति को हटाने के लिए लाए जाने वाली जो प्रक्रिया है वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। तीसरी बात ये कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा उस प्रस्ताव को दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं, सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और ऐसा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में होना चाहिए। तभी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित माना जाएगा। इसके साथ कुछ और भी शर्तें हैं जो यहाँ पर अनावश्यक वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उसकी हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जब प्रस्ताव पारित किया जा रहा है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे भी पारित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि ऐसा प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में पहले नहीं लाया जाएगा। और जब राज्यसभा के द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब लोकसभा में जाएगा और लोकसभा उससे सहमत होगी। सहमत शब्द लिखा गया, अर्थात सामान्य बहुमत से ही लोकसभा के द्वारा भी इसे पारित करना होगा अपनी सहमति देने के लिए, और राज्यसभा के द्वारा भी इसे अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से ही पारित करना है, 2/3 बहुमत से पारित नहीं करना है। तो महाभियोग में और उपराष्ट्रपति या सभापति, राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरी बात ये भी है कि महाभियोग की प्रक्रिया का एक आधार है और वह आधार संविधान में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, वह है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का उल्लंघन। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग केवल एक ही आधार पर लाया जा सकता है यदि उसके ऊपर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो, अन्य किसी आधार पर नहीं लगाया जा सकता। जबकि सभापति को हटाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 67 में या संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस आधार पर लाया जाएगा। सामान्य रूप से कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन नैतिक दृष्टि से या सामान्य रूप से देखा जा सकता है यदि राज्यसभा का सभापति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह निष्पक्ष रूप से नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी भी समय उससे असंतुष्ट सदस्यों के द्वारा उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। यहाँ ये शर्त है कि यह प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा और राज्यसभा में पारित होगा तभी लोकसभा की सहमति अपेक्षित होगी। यदि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ, गिर गया, तो फिर लोकसभा में ले जाने का प्रश्न नहीं उठता है। तो कंडीशनल है कि राज्यसभा में ही पारित होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का ही पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें यह शर्त नहीं है कि पहले लोकसभा में लाया जाएगा या पहले राज्यसभा में लाया जाएगा या पहले किसी एक सदन से पारित, लोकसभा से पारित होने के बाद ही राज्यसभा में जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पर लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों सदन में से किसी में भी पहले पारित किया जा सकता है, तत्पश्चात दूसरे सदन में वो जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट अंतर है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में, और उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की तुलना में काफी सरल है। हालांकि यदि संवैधानिक गरिमा की दृष्टि से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पद का भी अपना एक बहुत अधिक संवैधानिक महत्व है। ऐसे में भले ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सरल हो, वह महाभियोग के समान कठोर ना हो,
तो इसका आशय ये नहीं है कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाना चाहिए या केवल व्यक्तिगत खुन्नस या दलगत भावना के आधार पर केवल किसी को सबक सिखाने के लिए इस प्रस्ताव का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान मामले में ये, जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया जगदीप धनखड़ के ऊपर कि ये निष्पक्ष नहीं है या ये सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में सही नहीं है। क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अपनी संवैधानिक भूमिका के निर्वाह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की है। ये सत्य है कि वह भारतीय जनता पार्टी के पहले से सदस्य रहे हैं, उसके बाद वह सभापति के रूप में राज्यसभा के निर्वाचित हुए हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखते हैं या उनका कभी हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री का अभिवादन करना कई लोगों को खलता है कि प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊपर हैं, ऐसे में वह उनके सामने झुक करके हाथ जोड़ करके ऐसे 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 प्रणाम करते हैं। इसका मतलब कि वो भाजपा के साथ एफिलिएशन रखते हैं या वो अपने गरिमा का, पद की गरिमा का पालन नहीं करते हैं। तो ये व्यक्तिगत बातें हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसको किस रूप में अभिवादन किया जाता है और उम्र की वरिष्ठता इत्यादि के आधार पर किस रूप में उसका सम्मान किया जाता है, केवल इसको मुद्दा बना करके एक संवैधानिक गरिमा के इतने उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को पद से हटाने की कोशिश करना वास्तव में नासमझी ही होगी। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक्सलेंट आईएएस एकेडमी की हमेशा से कोशिश होती है कि वह जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं भारतीय राज व्यवस्था से जुड़े हुए, उस पर संवैधानिक पहलुओं और राजनीतिक पहलुओं के साथ स्पष्ट रूप से आपके सामने सारे तथ्यों को रखते हुए उसका विश्लेषण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।